डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड गेट एकेडमी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंड गेट एकेडमी की फुल फ्लेज्ड रेगुलर क्लासेस अप्रैल मंथ से प्रारंभ होने जा रही है, जहां पर वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स माइनिंग इंजीनियरिंग का टोटल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जिनके फोटोग्राफ्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इनके नाम और इनके क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी सब इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम विकास खरे है, आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने NIT दुर्गापुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं यहाँ आपको मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस प्रॉपरली समझाने के लिए इस माइंड गेट एकेडमी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स जैसे कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है टोटली, तो मैं आपको पूरे सिलेबस के वेरियस क्वेश्चंस n नंबर ऑफ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। और यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि माइनिंग इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो बाकी ब्रांचेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम है, 20% सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, पर मैं वो सारा सिलेबस आपका प्रॉपरली कवर कराऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो इस साल गेट के एग्जामिनेशन में माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच के क्वेश्चन पेपर में आए थे। ठीक है, इस 10 सेकंड्स आप वेट करेंगे, मैं स्क्रीन चेंज करता हूं और आपको बोर्ड में मैं सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, मैथमेटिक्स में 2022 में 8 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे गए थे। 1 नंबर के 4 क्वेश्चंस और 2 नंबर के 4 क्वेश्चंस। वन बाय वन हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। You have to find out the value of limit x tends to 0, 1 minus x whole power n minus 1 upon x. So we have to find the value of this limit. Here in this question, first of all check the form of the question. उसके लिए आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट करके देखिए कि किस तरह का फॉर्म आपको मिलता है। देखिए, यहाँ अगर आप x की जगह 0 पुट अप करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 minus 1 is equal to 0। सिमिलरली यहाँ भी x की जगह आप 0 पुट अप करेंगे तो आपको जो फॉर्म यहाँ पर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्म 0 by 0। और फॉर्म 0 by 0 हो या फॉर्म इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसमें हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एल हॉस्पिटल रूल आप जानते हैं, अगर 0 by 0 का फॉर्म बन रहा है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो आप न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए सेपरेटली, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए सेपरेटली, और उसके बाद फिर से x बराबर 0 रख करके चेक कीजिए कि आपको आंसर मिल रहा है या फिर से 0 by 0 का फॉर्म बन रहा है। यहाँ हम चेक करेंगे। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए 1 minus x की होल पावर n minus 1। तो हियर द डिफरेंशिएशन विल बी n 1 minus x की पावर n minus 1। फिर 1 minus x को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा -1। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। सेपरेटली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करके और फिर से x बराबर 0 पुट अप कीजिए। यहाँ पर x बराबर 0 फिर पुट अप कीजिए, सो यू विल सी
ये हो जाएगा 1 टू द पावर n माइनस 1, जिसकी वैल्यू 1 होगी, नीचे ऑलरेडी 1 है, ये माइनस 1 n से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट माइनस n. So this is the answer of this question. The limit of this expression 1 minus x to the power n minus 1 divided by x is equal to minus n. Now we will see the second question. The second question is from the vector topic से आया हुआ है ये. इसमें आपको एक वेलोसिटी वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, v वेक्टर which is equal to x I cap plus y j cap plus p z k cap. ये v वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. वेलोसिटी फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज दिस वन, और कंडीशन दी हुई है वेयर p0 इज इक्वल टू 0. एक ये आपको कंडीशन दी हुई है. यहां पर डाइवर्जेंस डाइव v वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है. आपको pz फंक्शन क्या है ये फाइंड आउट करना है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको v वेक्टर दिया हुआ है. देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस पी जेड के कैप. पी जेड क्या डिनोट करता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ जेड, और जेड की जगह आप 0 पुट अप करेंगे तो p0 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी. नाउ डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं वेक्टर डेल ऑपरेटर. डेल वेक्टर इज i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z. ये डेल वेक्टर है, वेक्टर डिफरेंशिएशन का ये ऑपरेटर है. अगर इसको किसी भी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो फिर ये डाइवर्जेंस कहलाता है. दैट मींस डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट v वेक्टर. वेक्टर फंक्शन के साथ हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया. डेल वेक्टर इज आल्सो वेक्टर और v वेक्टर है, दोनों दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट यहां पर लेंगे तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं. ठीक है. अब डेल वेक्टर और v वेक्टर ये आपको दिया हुआ है यहां पर, इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो व्हाट विल यू गेट? i डॉट i आप जानते हैं 1 हो जाएगा. सो यू विल गेट डेल बाय डेल x. सिमिलरली j डॉट j 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट डेल बाय डेल y प्लस सिमिलरली k डॉट k 1 हो जाएगा, तो डेल बाय डेल z pz. ठीक है. ये आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस मिलेगा. नाउ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. pz का डिफरेंशिएशन मान लीजिए p डैश z ही लिख लीजिए आप, तो यू विल गेट 2 प्लस p डैश z. 2 प्लस p डैश z, इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ p वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 0 दी हुई है क्वेश्चन में. So here you will get p dash z is equal to minus 2. Now for getting the function pz, आपको क्या करना होगा? इसको इंटीग्रेट करना होगा. तो आफ्टर इंटीग्रेशन you get pz is equal to minus 2 को with respect to z आप इंटीग्रेट करेंगे, so you will get minus 2z plus some integration constant. Fine. Now see here, if you put ये कंडीशन आप देखिए p0 equal to 0 इसीलिए दी हुई है to find out the value of c. Put z is equal to 0, so you will see here p0 यहाँ पर z की जगह 0 पुट अप कर दिया, ये 0 हो गया, यहाँ हो गया c.
और P0 की वैल्यू आप देखिए क्या दी हुई है 0, तो यहाँ पर पुटअप कर दिया हमने 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू C की वैल्यू आपको मिल गई 0, C की वैल्यू 0 आप यहाँ वापस इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर दीजिए, सो यू विल गेट Pz is equal to minus 2z, Pz is equal to minus 2z. So this is the answer of this question. Minus 2z is the answer of this question. Okay. Now we will see the next question. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में जो जिस सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन इज, this question is related to the Fourier series, and in this question a periodic function is given fx is equal to minus k n plus। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, माइनस के जो फंक्शन है वो है फॉर माइनस पाई टू 0, इस रेंज में जो फंक्शन है वो माइनस के है, और फॉर 0 टू पाई जो फंक्शन है वो प्लस के, और ये पीरियोडिक फंक्शन है fx प्लस 2 पाई इज इक्वल टू fx, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और यहाँ इससे क्लियर होता है कि जिसका पीरियड है वो 2 पाई है, 2 पाई के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। नाउ इन दिस क्वेश्चन what you have to find out the constant term of the Fourier coefficient, constant term आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना। आप जानते हैं फोरियर सीरीज में एक कांस्टेंट टर्म होता है, अगर हम जनरल फोरियर सीरीज का एक एक्सपेंशन जनरल लिखें, जनरल टर्म, तो आप जानते हैं ये क्या होता है a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस इसी तरह से cos के टर्म कोसाइन टर्म्स होते हैं, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इस तरह से साइन फंक्शंस होते हैं, कुछ कोसाइन फंक्शंस हैं, कुछ साइन फंक्शंस हैं, और एक कांस्टेंट टर्म है a0। ठीक है, इन ब्रीफ इसको ऐसा भी लिखते हैं a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। यहाँ पर a0 को कैलकुलेट करने के लिए an की वैल्यू और bn की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, और इन फॉर्मूलों को यूज करके हम ये सारे कोफिशिएंट्स जो है a0 a1 a2 b1 b2 सब फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म सिंपल, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला में आपको वैल्यू रख करके सिंपलीफाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। a0 का फार्मूला, कांस्टेंट टर्म का फार्मूला आप जानते हैं इज 1/2 पाई, सिंस द रेंज इज माइनस पाई टू पाई, अगर ये रेंज माइनस c टू c होता समथिंग, तो यहाँ 1/2 c हम कर देते, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन, टोटल लिमिट देखिए आप कहां से कहां तक है इसकी, माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट लेंगे माइनस पाई टू पाई, फंक्शन क्या लिख दिया हमने fx dx। Now we are 1/2 pi. See, the function is not continuous function, it's a discontinuous function, तो हमें ये इंटीग्रेशन भी स्प्लिट करना पड़ेगा, माइनस पाई टू 0 के बीच में फंक्शन अलग है, 0 से पाई के बीच में फंक्शन अलग है, सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट कर देंगे इस इंटीग्रेशन को, कैसे, माइनस पाई टू 0 और माइनस पाई टू 0 के बीच में फंक्शन क्या है माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के dx प्लस 0 टू पाई, तो 0 टू पाई के बीच में देखिए फंक्शन क्या है k है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे k dx। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर 1/2 पाई
माइनस के कांस्टेंट है, ओके, dx इसका इंटीग्रेशन हो गया x, ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी -पाई टू 0 प्लस यहाँ के कांस्टेंट बाहर कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x है, लिमिट हो गई 0 टू पाई। नाउ सिंप्लीफाई अगेन 1/2 पाई c माइनस के बाहर है, यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, सो यू विल गेट अपर लिमिट 0 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -पाई, तो अगेन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट पॉजिटिव पाई हियर प्लस के, यहाँ पर लिमिट रखेंगे पाई माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो सी हियर यू विल गेट 1/2 पाई माइनस के पाई plus k pi, both term will cancel out each other and you will get the answer 0. So for the Fourier expansion of this expression, you will get the constant term 0 after applying the simple formula. It's a simple formula based question, right? Now the next question is related to the topic, again the vector. क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी एक वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सिंपली दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, एक एक्स वेक्टर दिया हुआ है और एक वाई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वाई वेक्टर। What you have to find out the projection, in fact projection vector, you have to find out the projection vector of x vector on y vector। और ये सिंपल स्कूल लेवल का फॉर्मूला है, इसमें सिंपल स्कूल लेवल का फॉर्मूला प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करने, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसे याद रख सकते हैं, कैसे आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स सिंपली y वेक्टर डॉट x वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y वेक्टर एंड y वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y वेक्टर। ये x वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन द y वेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y वेक्टर डॉट x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ y वेक्टर इनटू मॉड ऑफ y वेक्टर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ y वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y वेक्टर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करके सीधे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं कि कैसे आता है एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ x वेक्टर ऑन y वेक्टर। थोड़ा सा अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में भी अगर हम जाएंगे तो आप देखिए यहां से आप इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, दैट मींस यू आर, आप टॉप से इसको आप देख रहे हैं तो आपको ये लाइन दिखाई पड़ेगी, आपको ये लेंथ नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको ये लेंथ दिखाई पड़ेगी, और ये जो लेंथ दिखाई पड़ेगी इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ऐड कर दें तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाता है। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम वेक्टर ऐड कर दें तो वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन वेक्टर। उस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर हम ऐड करें, जैसे आप देखिए एक्स आई कैप आप जब लिखते हैं तो एक वेक्टर है, एक्स क्या है उस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है और आई कैप क्या है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो दैट मींस अगर हम इसको सपोज ए बी कह दें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना चाहते हैं और तो पहले हम लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन निकालेंगे। लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन क्या है मॉड ऑफ ए बी, या ए बी बस लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म में हम ना लिखें तो ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी मतलब क्या है लेंथ ऑफ द ए बी सिंपली, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो दैट मींस ए बी यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन। तो आप लेंथ ऑफ ए बी निकाल लीजिए, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकाल लीजिए, तो यही आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर, ओके। अच्छा लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा,
आप देखिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड x मान लें यहाँ से यहाँ तक ये, और ये एंगल अगर आप थीटा मान लें, तो ये डिस्टेंस आप देखिए क्या होता है, ए बी एक्स कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, और y डायरेक्शन में ये, क्योंकि y डायरेक्शन है, y वेक्टर का डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, y वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y वेक्टर। फाइन। अब यहाँ पर आप ये x cos थीटा की वैल्यू आप निकाल करके यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लें, दैट इज x वेक्टर डॉट y वेक्टर, तो आप क्या जानते हैं, मॉड ऑफ x वेक्टर मॉड ऑफ y वेक्टर, the angle between the two vector is theta, so mod of x mod of y cos theta, ये हो जाएगा x वेक्टर डॉट y वेक्टर। यहां से आप देखिए ये हो गया x cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ये y वेक्टर को आप इधर ले आइए इस तरफ, तो आपको क्या मिल जाएगा, x वेक्टर डॉट y वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y वेक्टर। तो आप x cos थीटा की जगह क्या रख देंगे, x वेक्टर डॉट y वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ y वेक्टर। ठीक, और बाकी क्या बचा, y वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ y वेक्टर। देखिए वही चीज है जो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और मॉड ऑफ y वेक्टर इनटू मॉड ऑफ y वेक्टर क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए y वेक्टर डॉट x वेक्टर लिखिए या x वेक्टर डॉट y वेक्टर लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यहाँ पर आप देखिए, आप लिख सकते हैं इसको x वेक्टर डॉट y वेक्टर मॉड ऑफ y वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y वेक्टर, सॉरी y वेक्टर डॉट y वेक्टर। ठीक है, याद रखते हैं y वेक्टर डॉट y वेक्टर मॉड ऑफ y वेक्टर का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये इसको एक साथ लिख दिया और यहां लिख दिया y, तो ये इसका फाइनल आंसर, ये प्रोजेक्शन वेक्टर का आंसर है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जो इसके चार ऑप्शंस दिए थे क्वेश्चन में, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उसमें क्या है, जहां पावर में टी लिखा हुआ है, x की पावर टी, वो वास्तव में डॉट प्रोडक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके चार ऑप्शंस में अगर आपको लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है इसका ए, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x की पावर टी टेंजेंशियल कंपोनेंट या जो भी इसको कहते होंगे इंटू वाई डिवाइडेड बाय y टू द पावर टी y और y, ऐसे लिखा हुआ है। यहां देखिए ये बोल्ड लेटर्स में अगर लिखा होता है तो वो वेक्टर लिखा होता है, मतलब अगर आप इसको y को बोल्ड लेटर में लिखें, कई किताबों में आपने देखा होगा वेक्टर का सिंबल ना लगा के इसको बोल्ड लेटर में लिख देता है। तो बोल्ड लेटर में लिखा है तो क्या मतलब हुआ, y वेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये आपका बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, तो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ मतलब यही हुआ y वेक्टर, और ये दोनों भी बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, मतलब ये दोनों भी वेक्टर हैं, यहाँ ये दोनों भी वेक्टर हैं, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है। और ये जो पावर टी लगा है इसको आप डॉट प्रोडक्ट समझिए, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और यहाँ पर इंटू वाई वेक्टर, ऐसा। तो यही इसका राइट आंसर है। बी और सी ऑप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल, और डी जो ऑप्शन है उसमें यहां पर x वेक्टर दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ राइट आंसर इसका ए लगाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां पर वो डॉट प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये समझने की बात। ये चार क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के। नाउ वी विल सी द 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो और थोड़ा इनसे बेहतर है। अब हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। दो नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं सारे। जस्ट फ्यू सेकंड्स में हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं।
So here is the one question. Question number इसका पेपर का 42 नंबर क्वेश्चन है. हम इसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं. इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx which is a continuous and differentiable function और इसमें क्लोज्ड इंटरवल 3 से 18 के बीच में ये फंक्शन दिया हुआ है आपको. क्लोज्ड इंटरवल 3 और 18 इसके बीच में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है fx और यहां पर f3 की वैल्यू दी हुई है -50. मतलब x की जगह फंक्शन में अगर आप 3 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू -50 एंड f dash x is less than or equal to 20. ये फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है. f dash x is less than or equal to 20 और हमें फाइंड आउट करना है द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f18. लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f18 ये हमें फाइंड आउट करना है और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें इन इंटीजर ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो इस क्वेश्चन में देखिए इट्स वेरी सिंपल. आपको f18 की वैल्यू निकालनी है. आपको f18 की वैल्यू तभी मिल सकती है जब आपको fx पता हो. x की 18 रख देंगे आंसर मिल जाएगा आपको. तो fx फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप होगा. fx हमें मालूम चलेगा यहां से. हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है f dash x is less than or equal to 20. हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स. तो f dash x या इसको आप ऐसा लिख लीजिए कि लेस देन और इक्वल टू 20 का मतलब क्या है कि f dash x की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 20 है. ठीक है. इज लेस देन और इक्वल टू 20 मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 20 हुई. तो आप ऐसा लिख सकते हैं मैक्सिमम f dash x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 1. Now integrate this, so you will get fx is equal to 20x plus some constant. ठीक है. अब यहां पर आप देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है f3 इक्वल टू -50. इसको यूज कीजिए. x की जगह 3 पुट अप कीजिए तो f3 will be equal to 20 into 3 60 प्लस ये कांस्टेंट आ गया. f3 की वैल्यू दी हुई है -50 is equal to 60 plus c. So from here you will get the value of c is equal to -50 minus 60 will get -110. ये वैल्यू मिल गई. तो आपको c की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए यहां पर. तो you will get fx is equal to 20x minus 110. Okay, now you have to find out the value of f18. यहाँ पुट अप कर दीजिए आप x की जगह 18. So you will get f18 is equal to 18 to the 360. ये हो जाएगा -110. You will get the answer 250. Now this is the largest possible value of f18. Why the largest possible value? Because here you are considering the maximum highest largest possible value of f dash x is equal to 20. So the largest possible value of fx is equal to 20x plus. इस लेस देन साइन आपने हटा दिया. largest possible value find out करने के लिए. So this is the one question. Now the next question is related to the ordinary differential equation. Here the information is given d capital T upon d small t is proportional to TR minus T. ठीक है. Where TR is room temperature and T is thermometer temperature.
देखिए यहाँ कैपिटल टी जो है वो वेरिएबल है, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ द थर्मामीटर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको दिया हुआ है, इज प्रोपोर्शनल टू टी आर माइनस टी। टी आर रूम टेम्परेचर विच इज अ कांस्टेंट इज कंसीडर्ड हियर, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है और टी टाइम डिनोट करता है मिनट्स में। थर्मामीटर की जो रीडिंग है 2 डिग्री सेंटीग्रेड है जब उसको रूम टेम्परेचर में लाया जाता है। रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब स्टार्टिंग में अगर हम ऐसा कहें एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअली जो लैंग्वेज है उससे हमें कंडीशन मिल रही है, इनिशियल कंडीशन। जब थर्मामीटर को रूम के अंदर लाया गया उस समय उसको हम टाइम t इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है कैपिटल टी वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और जो रूम टेम्परेचर है टी आर वो दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर 2 मिनट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर 2 minutes later the thermometer reads 15 degree centigrade, यानी at t is equal to 2 minutes जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो कितना हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। टी आर रूम टेम्परेचर वही है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है, एक इनिशियल कंडीशन, एक दी है 2 मिनट के बाद। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितने समय बाद हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू निकालना है। द टाइम लैप्स्ड इन मिनट्स व्हेन द थर्मामीटर रीड्स 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एट व्हाट टाइम T is equal to 39.5 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको कंडीशंस दी होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी कई बार हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं, इन दो कंडीशन से हम कैपिटल टी का फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये कैपिटल टी हम फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल टी का फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। ये कहां से फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल टी दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम कैपिटल टी जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम फाइंड आउट करेंगे। टाइम और कैपिटल टी इसमें एक रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। अगर रिलेशनशिप मालूम है तो कैपिटल टी की वैल्यू वहां हम रख देंगे, तो स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हियर सबसे पहले आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दीजिए, तो यू विल गेट dt d capital T upon d small t is equal to, let the proportionality constant is k, t r minus t। ये हमने ले लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। दो वेरिएबल है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी के टर्म्स एक तरफ और स्मॉल टी के टर्म्स एक तरफ। आप टी आर माइनस टी को हम यहाँ ले आते हैं, डी कैपिटल टी अपॉन टी आर माइनस टी, डी टी को उधर ले आते हैं तो विल बी के डी। ये वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप यहाँ पर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ टी आर 1 अपॉन टी आर माइनस टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग टी आर माइनस टी। ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू के dt का इंटीग्रेशन t प्लस अनदर कांस्टेंट हमने मान लिया c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये माइनस साइन वहां ले जाइए, ln टी आर माइनस टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ये माइनस साइन हम राइट हैंड साइड में लेंगे। फाइन, नाउ टी आर माइनस टी विल बी इक्वल टू, ये नेचुरल लॉ जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस के टी प्लस सी।
फाइन, टी का फंक्शन हमें चाहिए है, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू, या यही रहने दीजिए इसी तरह से, यहां तक ये एक्सप्रेशन को रहने दीजिए। नाउ सी हियर दो आपके अननोन है, कैपिटल की के है, सॉरी स्मॉल के है और सी है। इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट अगर कर लें तो हमें ये एक्सप्रेशन यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी में रिलेशनशिप मिल जाएगा। पर हमें यहाँ के और सी की वैल्यू नहीं पता है। देखिए दो अननोन है, दैट्स व्हाई टू कंडीशंस आर गिवन इन द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एंड सी। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन अगर हम अप्लाई करें, टी इज इक्वल टू 0 पर कैपिटल टी और टी आर की वैल्यू हमें दी हुई है, ये हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक, तो देखिए टी आर की जगह हमने रख दिया 40 माइनस कैपिटल टी की जगह रख दिए 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस स्मॉल टी की जगह 0 पुट अप कर दिया, तो ये पूरा 0 हो गया, बचा सिर्फ c, e टू द पावर माइनस c। तो 40 माइनस 2 हो गया 38, तो e टू द पावर माइनस c की वैल्यू क्या हो गई 38। ये यहां पर पुट अप कर देते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टी आर माइनस टी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी इंटू e टू द पावर माइनस सी। ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम सेपरेट करें e टू द पावर माइनस के टी और ये माइनस सी सेपरेट कर दीजिए इंटू e की पावर माइनस सी, e की पावर माइनस सी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए 38। तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, टी आर माइनस टी इज इक्वल टू 38 e टू द पावर माइनस के टी। अब हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, टी आर माइनस टी इज इक्वल टू 38 e टू द पावर माइनस के टी, ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन अगर आप नहीं दिख रहा हो, माइनस के टी। ओके, अच्छा अब इसमें सेकंड कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, यानी 2 मिनट के बाद क्या कंडीशन बन रही है। ओके, ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो टी आर की जगह 40, टी की जगह 15 रख दीजिए, ये हो जाएगा आपको 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 38। फाइन, e टू द पावर माइनस के टी की जगह रख दिया 2, तो e टू द पावर माइनस 2k की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ, e टू द पावर माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 15 किया तो 25 आ गया, 38 को नीचे ले आए तो 25 बाई 38 आ गया। ये e की पावर माइनस k का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको, तो यहां से आपको e की पावर माइनस k की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 5 बाई रूट 38। ओके, अब ये जो e की पावर माइनस k की वैल्यू मिली है, इसको वापस आप यहां रख दीजिए, तो फाइनल फंक्शन आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखिए क्या मिल गया आपको, टी आर माइनस टी इज इक्वल टू 38 e टू द पावर माइनस k की वैल्यू आप यहां पुट अप कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 5 बाई रूट 38 की होल पावर स्मॉल टी। ये फंक्शन आपको मिल गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी में रिलेशनशिप आपको मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितने टाइम में हो जाएगा, तो आप यहाँ पुट अप कीजिए, टी आर की वैल्यू 40 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 38 5 बाई रूट 38 की होल पावर टी, और इसको आप सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन 38 नीचे ले आइए इज इक्वल टू 5 बाई रूट 38 होल टू द पावर टी। टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक है। 0.5 बाई 38 को आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ये 1/76 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 5 बाई रूट 38 होल टू द पावर टी। पहले ऐसा कर लीजिए, उसके बाद लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग
माइनस log 76, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। Here you will get t log 5 minus log रूट 38। ठीक है, log m by n का फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n। यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको माइनस log 76। यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने नेचुरल लॉग नहीं लिया है, 10 की बेसिस पर लॉग लिया है। ये हो जाएगा log 5 माइनस log रूट 38। ये इसको 1/2 log 38 भी लिख सकते हैं। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, जो कि जस्ट मैं आपको फाइनल आंसर भी जो है बता देता हूं। ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको लिखना है। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर इसका आता है 20.69। ये इसका आंसर आता है 20.69। दिस इज द क्वेश्चन related to the topic ordinary differential equation with given conditions। जो मेथड यहाँ पर लगा सिंपली वेरिएबल सेपरेबल लगा, और दोनों कंडीशंस को सॉल्व करके ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से हमें करना है, क्योंकि जो कांस्टेंट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। कई जगहों पर हमें लॉग और एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज करने पड़े हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते समय क्वेश्चन आसान है, पर थोड़ा सा टीडियस लंबा है थोड़ा सा सॉल्व करने में। Now the next question is related to the probability distribution. It's also very simple question. Binomial distribution का क्वेश्चन है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, P R capital X equal to R equal to NCR P to the power R Q to the power N minus R। ये फॉर्मूला मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको पहले डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रायल्स हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट का कर रहे हैं, जिसमें आर सक्सेस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कैपिटल एक्स इक्वल टू आर मतलब यहां फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। स्मॉल पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। स्मॉल क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आप जानते हैं स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। अब यहाँ सक्सेस क्या है या फेलियर क्या है, ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको सक्सेस या फेलियर की डेफिनेशन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हेल्थ सेंटर में फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ कोविड बेड फॉर अ डे इज 0.8, यानी यहाँ स्मॉल पी की वैल्यू 0.8 है, यानी बेड पूरे ऑक्यूपाई हो गए हैं, मिलेंगे नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये एक दिन में 0.8। तो बेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल क्यू 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। ओके, अब ये एक दिन में ऐसी प्रोबेबिलिटी, 7 दिन में 5 दिन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 5 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में एग्जैक्टली 5 दिन तक बेड पूरे ऑक्यूपाई रहेंगे, फुल ऑक्यूपेंसी रहेगी 5 दिन तक, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ फुल ऑक्यूपेंसी जो है वो सक्सेस मान रहे हैं, स्मॉल पी मान रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, 5 दिन तक बेड फुल ऑक्यूपाई रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। टोटल दिन कितने हैं, 7 दिन में से स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, 7, तो 7C5 हो गया। ठीक, स्मॉल पी की वैल्यू हो गई 0.8 टू द पावर 5, स्मॉल क्यू की वैल्यू हो गई 0.2 टू द पावर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और ये भी हमें निकालना है डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। और ये आप सिंपली इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर 0.275। Okay, this is the question. Okay, now the last question is from definite integral, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है
इंटीग्रेशन 0 to 1, that means ये 7th क्वेश्चन इसको ले लीजिए, this one is the 8th question, 0 to 1 x log 1 plus x dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये सिंपल आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सिंप्लीफाई करके इसको सीधे सीधे आंसर ला सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको मानना है वो आपको पता है। इंटीग्रेशन 0 to 1, इसमें आप log 1 plus x को फंक्शन मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, तो आप इसको log 1 plus x को पहले छोड़ दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको हम मानते हैं, आप जानते हैं, हाईलाइट रूल जो है अप्लाई करते हैं वहां पर। log 1 plus x को हमने एक फंक्शन मान लिया, फिर स्मॉल x का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है देखिए 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन माना था इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 plus x, log 1 plus x का 1/1 plus x, और उसी तरह से x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 dx। ओके, ये सिंप्लीफाइड यहाँ पर सीधे लिमिट रख दीजिए आप 1 और 0, अपर लिमिट रखेंगे तो यू विल गेट 1/2 log 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, यहाँ 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हिस्सा हमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें 1/2 आप बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर अपॉन 1 plus x dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम -1 कर दें और +1 कर दें। ओके, और ये x स्क्वायर -1 के हिस्से को हम सेपरेट कर दें और 1/1 plus x को सेपरेट कर दें, तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या बचा 1/2 log 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर -1/1 plus x प्लस 1/1 plus x dx। ठीक है, 1/2 log 2 को उसी तरह से आप रहने दीजिए, इसी इतने हिस्से को बस हमें सॉल्व करना है। 1/2 log 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, x -1 इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 और नीचे वाला x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x -1, तो ये हो जाएगा आपका x -1 प्लस 1/1 प्लस x। ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल। अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो गया। 1/2 log 2 माइनस 1/2, देखिए यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन log 1 प्लस x, लिमिट रख दीजिए 0 to 1। ना इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/2 log 2 माइनस 1/2, सबसे पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो ये 1/2 माइनस 1 विच इज -1/2 प्लस यहाँ रख दिया तो ये हो जाएगा log 2, ये अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ log 1 हो जाएगा तो वो भी हो गया 0। ओके, अब यहाँ देखिए -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 log 2, ये -1/2 log 2 और ये 1/2 log 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका सिर्फ टर्म बच रहा है 1/4। 1/4 इज द आंसर। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछा है, इसको आप आंसर लिखेंगे 0.25। ओके, तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन 2022 में माइनिंग इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं, जो आप देख सकते हैं 1 नंबर के 4 क्वेश्चन और 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ मैंने बहुत डिटेल में ना जाता था क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करना था, उसकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करना था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझाते हुए और थोड़ा स्पीड में ये क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं। अब अगर हम इन क्लासेस को आप ज्वाइन करेंगे तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपको समझा करके उस पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाऊंगा। साथ ही साथ यह भी बहुत आवश्यक है
कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही आपका इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर मजबूत पकड़ बनती जाएगी। ओके, तो इस क्लास को, इस वीडियो को हम यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं। आप माइंड गेट एकेडमी ज्वाइन कीजिए। उन क्लासेस में मैं रेगुलरली आपसे मिलूंगा। उन लाइव क्लासेस में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो थैंक्स, गुड डे, टेक केयर।